Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structure. In the previous lecture we have discussed about the plate girders. तो प्लेट गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, हम प्लेट गर्डर जो है वो कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्लेट गर्डर जो है वो दो मेंबर्स से बनती है, दो या तीन कंपोजिट मेंबर से बनती है, जिसमें दो फ्लैंज होती है और एक वेब होती है। और आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का यूज़ करके आई बीम बना सकते हो। तो जब आपको जो मतलब आई सेक्शन जो होता है, जो ऑलरेडी आई सेक्शन जो मतलब मार्केट में मिल रहा है, वो आई सेक्शन अगर जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो रेडीली अवेलेबल होता है वो आई सेक्शन। तो वो आई सेक्शन जो होता है, जब वो लोड कैरी करने की कैपेसिटी ना हो, जब उसके पास इतना मतलब कैपेसिटी ना हो कि वो ऊपर का लोड जो आ रहा है वो कैपेसिटी ना हो, तब हम ये ऐसे बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं। और तब जब हम बिल्टअप सेक्शन से आई सेक्शन बनाते हैं, तब उसे हम प्लेट गिरर बुलाते हैं। ओके, तो जिसे हम अब मैंने जो आपको रेडिली अवेलेबल आई सेक्शन बोला था, उसको हम डिज़ाइन की लैंग्वेज में रोल्ड आई सेक्शन बुलाते हैं या तो रोल्ड आई बीम बुलाते हैं। ओके, तो प्लेट गर्डर जो होता है वो आई टाइप का होता है, आई सेक्शन होता है, आई बीम होता है। ओके, इतना हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब देखा था कि उसके रिगार्डिंग थियरी देखी थी। ओके, तो आज जो है वो मैं आपको उसके डिज़ाइन स्टिपुलेशन स्टेप दिखाऊंगा और एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, उसकी थियरी मतलब थियरी पोर्शन में बहुत कुछ है, जैसे कि सिंपल पोस्ट मेथड, टेंशन पोस्ट मेथड, तो बहुत सारी मेथड्स है। लेकिन हम मेथड में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जीटीयू के पेपर में जो है वो थियरीज नहीं आती है, वो डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल पूछते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए आपको कोड का जो है वो इक्वेशन आना चाहिए, इक्वेशन कहाँ है वो देखना चाहिए। तो आप तो मतलब जो अपने आप जो है वो आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। ओके, तो मैं आपको पहले डिज़ाइन स्टिपुलेशन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिखाऊंगा। देखो, ये प्लेट गर्डर और गैंट्री गर्डर दोनों के एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। समथिंग 12 स्टेप्स आएंगे, यानी कि 12 स्टेप्स आएंगे, और सभी स्टेप जो है वो अपने हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आपका सारा केस जो है मतलब प्लेट गर्डर के सारे केस जो है वो आ जाए और आपको समझ में भी आ जाए इजीली। ओके, इसीलिए जो है मैं थियरी पोर्शन पे ज़्यादा इम्फेसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि थियरी पोर्शन स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा बोरिंग भी लगता है स्टूडेंट्स को, और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड भी नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस दे सको, इसीलिए मैंने डिज़ाइन स्टेपुलेशन ही आपको यहाँ पे दिखाया है और एग्जाम्पल दिखाया है। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में फर्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर। तो प्लेट गर्डर अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप आएंगे, वो सारा स्टिपुलेशन जो है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। आपका सबसे स्टेप नंबर 1 है लोडिंग, आपको गिनना है। ओके, जितना आपके प्लेट गर्डर के ऊपर जितना भी लोडिंग है, वो टोटल लोडिंग, उसका फैक्टर लोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये स्टेप में गिननी है। और पर मीटर कितना यूडीएल है आपके प्लेट गर्डर पे की फ्लैंज पे। देखो, बीम सेक्शन होगा तो फ्लैंज जो है वो एज अ बीम काम करेगी आपकी, तो वो बीम सेक्शन के ऊपर कितना मतलब लोड आ रहा है पर मीटर, वो कैलकुलेट करना है हमें ये लोडिंग स्टेप में। ओके, तो लोडिंग में सबसे फर्स्ट है एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गर्डर। कई बार सेल्फ वेट जो है वो दे दिया होता है, कई बार हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि एज्यूम कैसे करते हैं। ओके, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्टेप 1 लोडिंग में सेल्फ वेट ऑफ गर्डर जो फर्स्ट है वो हमें एज्यूम करना है। ओके, अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है तो मतलब एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो हम एज्यूम करते हैं वो टोटल फैक्टर लोड डिवाइड बाई 200 किलोन्यूटन पर मीटर। ओके, तो टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू यूडीएल, यूडीएल में आ जाएगी आपके डेड लोड प्लस लाइव लोड, जितना भी डेड लोड लग रहा है आपके आई सेक्शन यानी कि बीम सेक्शन पे प्लेट गर्डर पे, वो आ जाएगा। ओके, प्लस सेल्फ वेट ऑफ गर्डर, यानी कि गर्डर का खुद का सेल्फ वेट जो हमने एज्यूम किया है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल यूडीएल बनता है। ओके, तो टोटल फैक्टर लोड डिवाइड बाई 200 करना है, तो उतना किलो न्यूटन पर मीटर आएगा टोटल आपके बीम पे के ऊपर। देखो, बीम बुलाओ प्लेट गर्डर बुलाओ दोनों एक ही है,
क्योंकि प्लेट गर्डर सेक्शन एक बीम की तरह ही काम करता है, एज अ बीम ही वहाँ पे वर्क करता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे आपको ये लोडिंग जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको एस एफ एंड बी एम कैलकुलेशंस बनाने हैं, वो बीम के आधार पे। मतलब जो आपको बीम मैंने फर्स्ट स्टेप में लोडिंग दिया, तो लोडिंग में मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गए, पॉइंट लोड हो गए, यूडीएल हो गए, तो वो सारे टाइप के लोड का आपको एस एफ एंड बी एम डायग्राम बनाना है सबसे फर्स्ट। देखो एस एफ बी एम डायग्राम की यहाँ पे मेथड नहीं दी हुई है आपको, क्योंकि वो आपको अर्लियर सेमेस्टर में आप पहले से सीख चुके हो। आई थिंक आप जब से मॉस पढ़ रहे हो तब से जो है वो ये एस एफ एंड बी एम कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई जो है वो मेथड आपको नहीं यहाँ पे समझाई है, और बुक में भी आपको नहीं समझाई है। ओनली खाली यहाँ पे लिख दिया है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि कैलकुलेशंस उसके बताने हैं। ओके, और इसके कैलकुलेशन जो है वो हमें विथ ग्राफ बताने हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, सेक्शन सिलेक्शन। सेक्शन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है वो स्टेप 3 के ऊपर से पता चलता है। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर बाय रिलेशन। देखो उसके लिए डेप्थ हमें चाहिए होगी, गर्डर के लिए डेप्थ जो है वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसकी डेप्थ के लिए हमें ये d इज इक्वल टू एम के अपॉन एफ वाई रेज टू 0.33 इक्वेशन जो है वो याद रखना है। ओके, तो ये इक्वेशन के ऊपर से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मतलब दिया हुआ है कि क्या है क्या नहीं। तो देखो k इज इक्वल टू डी अपॉन टी डब्ल्यू। अब ये k की वैल्यू d अपॉन टी डब्ल्यू की होती है। ओके, तो फॉर d अपॉन टी डब्ल्यू यहाँ पे जो k है उसकी ये वैल्यू का पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है। m जो है वो आपकी मूवमेंट है, एंड एफ आई जो है वो आपका स्टील का टाइप है कि 415 स्टील है कि 250 स्टील है। ओके, तो k इज इक्वल टू डी अपॉन टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू मीन्स क्या हुआ, थिकनेस ऑफ वेब, आपकी वेब की थिकनेस और आपकी डेप्थ, वो दोनों का रेशियो उसके ऊपर से k निकलता है। ओके, तो फॉर डी अपॉन टी डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 67 एप्साइलॉन। अब ये एप्साइलॉन कैसे निकलता है वो आपको सभी को पता है, आपने अर्लियर जो स्टेजेस है 7 से में उस पर भी देखा होगा कि एप्सिलॉन कैसे निकलता है। ओके, तो फॉर डी, और अगर नहीं आपने समझा है तो मैं एग्जांपल में भी समझा दूंगा आपको। तो ये क्राइटेरिया है कि अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू लेस और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन होता है तो नो एंड स्टिफनर एंड इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड। 67 से कम हो रहा है, 67 एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही होती है। तो अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू 67 या 67 से कम है तो हमें एंड स्टिफनर एंड इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू इक्वल टू और नियरली इक्वल टू 100 आता है तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली एंड स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू अगर जो है वो आपकी 100 जितनी आती है तो आपको ओनली खाली एंड स्टिफनर्स देने हैं, जो बीच के इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनर्स जो है वो नहीं देने हैं। डी अपॉन टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 200, अगर 200 से ज़्यादा है तो बोथ एंड स्टिफनर्स एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड। एंड फॉर डी अपॉन टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 250 longitudinal stiffeners at one level with transverse stiffeners are required। ओके, तो देखो ये जो वैल्यू है डी अपॉन टी डब्ल्यू की वो हम नियरली 150 के अराउंड लेते हैं। ओके, यानी 100 और 200 के बीच में लेते हैं। तो उसके लिए मतलब जो है वो एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये क्राइटेरिया कहाँ पे काम आते हैं। ओके, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सेक्शन सिलेक्शन में ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर जो है वो एम के अपॉन एफ वाई रेज टू 0.33 के इक्वेशन से मिलती है। ओके, उसके बाद जो है वो एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड। फ्लैंज का एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, ए एफ इज इक्वल टू, तो वो मूवमेंट अपॉन एफ वाई इंटू डी इंटू गैमा एम ओ। फॉर फ्लैंज टू बी प्लास्टिक फॉर वेल्डेड सेक्शन टेक बी अपॉन टी एफ इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन टेबल टू कोड पेज नंबर 18। अब देखो ये कोड पेज नंबर 18 यानी कि IS 800। ओके, कोड जहाँ जहाँ भी आप मतलब वर्ड यूज़ करोगे कोड, तो स्टील का कोड देखो IS 800 है, तो आपको IS 800 में टेबल 2 मिलेगा पेज नंबर 18 पे। तो वहाँ से ही आपको मिलेगा कि अगर आपके फ्लैंज को प्लास्टिक बनाना है और वेल्डेड सेक्शन है तो आपको बी अपॉन टी एफ जो है वो 8.4 एप्सिलॉन जितना लेना पड़ता है। ओके, तो एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड मैंने फाइंड कर लिया, एम अपॉन
Fi into D into gamma mo. ओके, एंड फॉर फ्लैंज टू बी प्लास्टिक फॉर वेल्डेड सेक्शन, आपकी फ्लैंज को प्लास्टिक भी बनाना है और वो वेल्डेड सेक्शन भी है, तो दैट मीन्स के वी हैव टू टेक B/T/F इज इक्वल टू 8.4 एप्सिलॉन। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल नंबर 2 IS 800 पेज नंबर 18 पे आपको दी हुई है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट। वेब की मिनिमम थिकनेस क्या रहेगी उसका हमें चेक करना होगा। ओके, तो यहाँ से जो है वो चेक स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, कि हमें कितना जो है वो मिनिमम थिकनेस रखना है। देखो ये एग्जांपल जो है वो ज़्यादातर अगर अगर 6 या 7 मार्क में आते हैं तो वो पूरे पूछेंगे, लेकिन अगर ये 4 मार्क या 5 मार्क या तो 6 मार्क में आएंगे, यानी कि कम मार्क में आएंगे, तो इसमें क्या आधा पोर्शन पूछेंगे या तो दोनों का कट पोर्शन पूछेंगे। यानी कि पहले आपको डिज़ाइन करने का बोलेंगे, फिर जो चेक है उसमें से 1-2 चेक ही बोलेंगे। ओके, तो आपको तो मैं पूरे पूरे चेक्स जो है वो टोटली समझा दूंगा कि कैसे चेक्स होते हैं, बट अदरवाइज़ आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है एग्जाम्पल में, तो जितने रिक्वायर्ड है उतने ही चेक आपको वहाँ पे देने हैं। सपोज़ वहाँ पे लिखा है कि ओनली 1 चेक इज़ रिक्वायर्ड, और 1 चेक नहीं रिक्वायर्ड लिखा होगा, लेकिन आपको नाम लिख के दिया होगा कि चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट्स इज़ नेसेसरी, तो आपको ये जो है चेक दिखाना है, बाकी के जो चेक्स हैं वो नहीं दिखाने हैं। ओके, तो डिज़ाइन में एक ये होता है कि जितना मतलब आपको बताया है उतना करना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओनली डिज़ाइन लिखा हुआ होता है, पर वो डिज़ाइन भी कर देते हैं, फिर सारा मतलब दूसरा एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं। वो अच्छा है मार्किंग के लिए, उसमें ख़राब भी नहीं है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम बहुत होता है। तो मतलब आप जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया है उतना ही डेटा आप वहाँ दीजिए। तो स्टेप नंबर 4 जो है वो IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.6.1.1 पेज नंबर 63 पे से होगा, चेक फॉर मिनिमम वेब थिकनेस रिक्वायरमेंट। ये पूरा टॉपिक वहाँ पे एक्सप्लेन है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी, मोमेंट कैपेसिटी का चेक होगा, तो वो जो होगा वो पेज नंबर 53 क्लोज नंबर 8.2.1.2 के ऊपर से मिलेगा, जिसपे MD इज इक्वल टू बीटा बी इंटू ZP इंटू FI अपॉन गामा MO, वेयर बीटा बी इज इक्वल टू 1 फॉर प्लास्टिक एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस। तो देखो हम हमारे सेक्शन को प्लास्टिक बनाने की कोशिश ज़्यादातर करते हैं। आगे के स्टेप पे आपने देखा कि हमने B/TF जो है वो 8.4 एप्सिलॉन लिया था, तो आपका बीटा भी ऑलवेज यहाँ पे 1 रहेगा। ZP जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ फ्लैंजेस ओनली, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस जो है वो उसे हम ZP बुलाते हैं, और ये जो है वो ZP की वैल्यू ओनली फ्लैंजेस की होती है, वेब की ये वैल्यू नहीं होती है। ओके, इज इक्वल टू BM ऑफ फ्लैंजेस एट इक्वल एरिया एक्सिस, यानी कि ZZ एक्सिस। ओके, एंड MD शुड बी ग्रेटर देन द फैक्टर्ड मोमेंट M। जो जितनी भी हमने फैक्टर्ड मोमेंट फाइंड की है उससे आपकी MD जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका चेक सही है, आपने जो लिया है वो सही है। ओके, देन आफ्टर स्टेप नंबर 6 चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब। वेब की शेयर कैपेसिटी को हमें चेक करना है, तो वो जो इक्वेशन है वो पेज नंबर 59 IS 800 पे से मिल जाएगा आपको, क्लोज नंबर 8.4.1 यहाँ साइड में लिखा हुआ है। ओके, तो उसका इक्वेशन है VD इज इक्वल टू AV इंटू FYW अपॉन √3 इंटू गामा MO। अब ये जो इक्वेशंस है सारे जो आपको पेज नंबर ही याद रखना है, ये अच्छा है, आपको कोई इक्वेशन याद नहीं रखना है। ओके, तो 0.6 VD ग्रेटर और इक्वल टू V मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब देखो आप VD ये फॉर्मूला से फाइंड करोगे, तो ये VD को अगर 0.6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और जो वैल्यू आएगी वो मेरे V यानी कि जो शेयर फोर्स है उससे ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आपका जो मतलब ये चेक है वो सेटिस्फाइड है। ओके, यानी कि वेब की जो शेयर कैपेसिटी है वो बराबर है, अच्छी है, एक्सेप्टेबल है, ऐसा हम बुला सकते हैं। ओके, तो चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब में आपको VD इज इक्वल टू AV इंटू FYW अपॉन √3 इंटू गामा MO बताना है, और उसके बाद हमें कंडीशन सेटिस्फाई में ऐसा बताना है कि 0.6 VD इज ग्रेटर और इक्वल टू V, यानी कि शेयर फोर्स से शेयर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ है। ओके, तो ये शेयर कैपेसिटी हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 7 जो है चेक फॉर शेयर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। ओके, तो आपको ये यहाँ पे जो है वो
और सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड जो है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। वो मेथड क्या है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो क्लोज नंबर 8.4.2.2 ए लेना है। ओके, तो इस पर वी एन इज इक्वल टू वी सी आर इज इक्वल टू ए वी इंटू टाउ बी, आई एफ इंटू वी सी आर ग्रेटर देन वी, यानी कि इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनेस आर नॉट रिक्वायर्ड। एंड अगर ई एफ इंटू वी सी आर जो है वो लेस देन वी आता है आपका, तो इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्लेंडर वेब। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको इंटरमीडिएट ट्रावर्स जो ट्रांसवर्स स्टिफनेस जो है वो देने है कि नहीं देने। तो स्टिफनेस में आपको बता दूँ वो एक सपोर्टिंग मेंबर होते हैं आई सेक्शन के लिए। ओके, तो वो सपोर्टिंग मेंबर जो है वो आपको देने के नहीं देने होते हैं, वो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये फार्मूला से आपका क्लियर होगा। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 8 जो है उसमें चेक फॉर एंकर फोर्सेज इन द एंड पैनल। एंड पैनल में जो एंकर फोर्सेज है उसे चेक करना है। दिस चेक इज रिक्वायर्ड व्हेन इंटरमीडिएट ट्रावर्स स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड। अगर स्टेप नंबर 7 में आपने इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस जो है वो प्रोवाइड किए हैं तो ही आपको ये चेक जो है वो दिखाना होता है। ओके, स्टेप नंबर 9 में डिज़ाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनर, आपको एंड बेरिंग स्टिफनर डिज़ाइन करने हैं। स्टेप नंबर 10 में आपको डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर्स इफ रिक्वायर्ड, ट्रांसवर्स की भी डिज़ाइन करनी है स्टिफनर्स की। स्टेप नंबर 11 में आपको डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेब प्लेट एंड फ्लैंज। अब देखो आप आई सेक्शन बना रहे हो, वेब फ्लैंज अलग अलग आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसे भी ज्वाइन करना होगा, यानी उसकी भी डिज़ाइन बनानी होगी आपको। ओके, एंड स्टेप नंबर 12 जिसपे आपको डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन द स्टिफनर्स एंड वेब। तो वेब और स्टिफनर्स जो है, स्टिफनर्स जैसे मैंने कहा कि एक सपोर्टिंग मेंबर है, तो सपोर्टिंग मेंबर को भी वेब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कनेक्शन भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, तो स्टेप नंबर 9, 10, 11, 12 में आप जो है वो पूरा डिज़ाइन पोर्शन बताते हो। ओके, तो ऐसे ये 12 जो मतलब जो 12 स्टेप है उसमें जो है वो आपका टोटल जो है वो कैरिड आउट होता है आपका एग्जाम्पल। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से एक बार समझ लेनी है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आपको 2 बार ये डिज़ाइन स्टिपुलेशन देखनी है, लिख के भी आपको ये याद रख सकते हो। ओके, तो आप जो भी करो लेकिन आपको ये स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं, तो ही आपको ये एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मतलब जो आपको यहाँ पे बुक में ना एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक या दो तीन दिए होंगे, लेकिन जो उसकी पैटर्न जो है वो सिंपल एक ही है, यानी कि एक एग्जाम्पल एक पैटर्न का दूसरी पैटर्न का एंड थर्ड जो है वो थर्ड पैटर्न का दिया है। पैटर्न में डिफरेंस बहुत नहीं है, कहीं में इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हो गए, कहीं में इंटरमीडिएट स्टिफनर्स नहीं हो गए। ओके, बाकी जो स्टेप्स है वो सारे सेम ही है, जहाँ पे मतलब डिफरेंस आएगा वही मैं आपको समझाऊंगा सेकंड एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल में। ओके, जो वो जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आप भी अपने हिसाब से समझ सकते हो। तो ऐसे जो है वो पूरा एग्जाम्पल कैरिड आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 स्टेप है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही मतलब एक बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको वो लोग एग्ज़ाम में पूछते हैं तो भी मतलब वो इससे कट पोर्शन का ही पूछेंगे, यानी कि हाफ ही पूछेंगे आपको, उससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। डिज़ाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर फॉर अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज डेक बीम विद अ क्लियर स्पान 24 मीटर। देखो हमें वेल्डेड प्लेट गर्डर बनाना है सिंपली सपोर्टेड ब्रिज डेक बीम के लिए। ओके, सिंपली सपोर्टेड के लिए विद अ क्लियर स्पान 24 मीटर, उसका क्लियर स्पान 24 मीटर है। सब्जेक्टेड टू डेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, लाइव लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर एंड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन एट 6 मीटर फ्रॉम ईच एंड, यानी दोनों साइड से अगर 6 मीटर डिस्टेंस पे 200 किलो न्यूटन जितने लोड जो है वो वहाँ पे लगते हैं। Assume that the top compression flange of the plate girder is restrained laterally and prevented from rotating. ओके, हमें क्या एज्यूम करना है कि जो टॉप कंप्रेशन फ्लेंज जो है प्लेट गर्डर की, उसे हमने लेटरली रिस्टेन किया हुआ है एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग, यानी कि वो रोटेट नहीं कर सकती। ओके, ऐसा हमने बनाया है।
यूज Fe415 ग्रेड स्टील डिज़ाइन एज एन अनस्टीफन प्लेट गर्डर विथ थिक वेब। तो हमें अनस्टीफन प्लेट गर्डर बनानी है जिसकी वेब जो है वो ज़्यादा थिक हो। ओके, तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमें कैरिड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको डिज़ाइन स्टिपुलेशन में बताया था, आपको लोडिंग जो है वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल फैक्टर लोड ऑन गर्डर, अब देखो मैं आपको ये आपका जो डिटेल है वो भी सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले। तो टोटल फैक्टर लोड ऑन गर्डर यानी कि टोटल लोड कितना लगता है, फैक्टर लोड वो। अब फैक्टर लोड गिनने के लिए आपको जो लोड है उससे मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के लोड आपको दिए गए हैं, डेड लोड, लाइव लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन बोथ साइड, यानी कि बोथ हैंड पे। ओके, तो देखो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड, उसका मैं फैक्टर बनाऊंगा सबसे पहले। तो डेड लोड हमारा 20 एंड लाइव लोड 10, तो 20 + 10, और वो जो है वो कितने स्पान पे लग रहे हैं, वो 24 मीटर स्पान पे लग रहे हैं। तो टोटल लोड जो है वो 20 + 10 × 24 होगा, और उसे फैक्टर करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये आपको ब्रैकेट में दोनों अलग दिखाने हैं। बुक में ये लोग दिखा देते हैं जैसे भी, लेकिन ये प्लस जो है वो प्लस के इस साइड की क्वांटिटी अलग है, प्लस के उस साइड की क्वांटिटी अलग है। ओके, ये डेड लोड प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉन्सेंट्रेट लोड का फैक्टर लोड है। अब देखो कॉन्सेंट्रेट लोड में 200 × 2 यानी कि टोटल लोड 200 दोनों साइड था, ईच एंड था। ओके, इसलिए 200 × 2 और उसे मल्टीप्लाई किया मैंने फैक्टर लोड बनाने के लिए 1.5 से। तो इसका टोटल मैंने किया, तो टोटल फैक्टर लोड आ गया गर्डर पे के ऊपर 1680 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ गर्डर अगर मैं फाइंड करना है तो वो टोटल फैक्टर लोड अपॉन 200 जितना होता है, वो मैंने आपको डिज़ाइन स्टिपुलेशन में बताया था वैसे ही है। तो 1680 अपॉन 200 विच इज़ इक्वल टू 8.4 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी गर्डर का जो वेट है वो पर मीटर 8.4 किलो न्यूटन जितना है। ओके, अब देखो टोटल यूडीएल कितना आएगा, 20 डेड लोड प्लस 10 एंड 8.4 का सेल्फ वेट। तो टोटल यूडीएल मेरा हो गया 38.4 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड फैक्टर यूडीएल, अगर इसको फैक्टर में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं उसे मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 × 38.4 विच इज़ इक्वल टू 57.6 किलो न्यूटन पर मीटर। सो W इज़ नियरली इक्वल टू 58 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल यूडीएल है जो मैं आपको SFBM डायग्राम में दिखाऊंगा, तो टोटल 58 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी सारे लोड को हमने एक यूडीएल में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसके ऊपर जितने भी लोड लग रहे थे, डेड लोड, लाइव लोड, कॉन्सेंट्रेट लोड, ये सारे को मिला के टोटल यूडीएल जितने लग रहे थे उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया 58 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज इक्वल टू 1.5 × 200, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेट लोड है वो अब हो जाएगा 300 किलो न्यूटन ईच। तो अब मैं SF डायग्राम में अगर दिखाऊंगा कॉन्सेंट्रेट लोड, तो वो मैं दिखाऊंगा 300 किलो न्यूटन ईच। ओके, यानी कि 300 किलो न्यूटन बोथ साइड। तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में हम SF एंड BM डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये पहला स्टेप इजी था इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट है यहाँ से सेकंड स्टेप से, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।